नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केच अकेडमी में। दोस्तों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास 4 लेकर आए हैं और आज हम देखेंगे कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई, अन्य इन सभी टॉपिकों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक क्या हैं। आज का टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, आज हम इस कृषि और पशुपालन के बारे में बात करेंगे और भी अन्य तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। स्वतंत्रता से लेकर 1994-95 तक राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं पशुपालन का योगदान सर्वाधिक रहा है। स्वतंत्रता से लेकर 94-95 तक जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, जो उसका प्राथमिक क्षेत्र था, कृषि एवं पशुपालन का योगदान सर्वाधिक रहा करता था। लेकिन अब जो है तो सर्विस सेक्टर आगे पहुंच चुका है। अगला है कि वर्ष 1995-96 से प्राथमिक क्षेत्र का योगदान द्वितीय स्थान पर आ गया, जबकि प्रथम स्थान पर तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो गया। हमने बताया ना कि अब प्रथम स्थान पर सेवा क्षेत्र आ गया। कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक 2011 में 29% हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार, और कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल श्रमिक 2011 के अनुसार 30.3% है। ठीक है, ये जो है तो इसका मानक आंकड़ा है। चलिए आगे कहता है प्रदेश में लगभग 79.20% सीमांत कृषक हैं। ठीक है, और 13.14% लघु कृषक और 7.5% मध्यम किसान और बड़े कृषक 0.5% है। वर्तमान में औसत जोत का आकार 0.75 हेक्टेयर है। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र 3534 हेक्टेयर है और पूर्वी क्षेत्र 2371 हेक्टेयर है। बुंदेलखंड तथा मध्य क्षेत्र है। ठीक है, प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतें कुल जोतों का 79.45% है। ठीक है, जो प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली कुल जोतों का 70.45% है। ठीक है, चलिए आगे है आपका आगे है कि कपास की बुआई है वो जून जुलाई में की जाती है। ठीक है, और आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र लखनऊ में है। भारत के लगभग 90% मैथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। सोचिए, भारत के लगभग 90% जो मैथा ऑयल का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश ही करता है। और मैथा ऑयल शिवाला के पत्तों से निकाला जाता है। ठीक है, जो मैथा ऑयल है वो शिवालों के पत्तों से निकाला जाता है। 1960 में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून पारित हुआ था। ठीक है, मतलब अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून पारित हुआ था 1960 में उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, यानी उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कितना? 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए अगला गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। गन्ना जो इस राज्य की वो नकदी की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। कपास की खेती गंगा यमुना दोआब रोहेलखंड एवं बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादन जिला बाराबंकी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी इसकी खेती होती है अफीम की। प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में। ठीक है, अब जो अफीम की फैक्ट्री एकमात्र वो कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक है, जो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा उत्पादन जिला? बाराबंकी है। इसके अतिरिक्त गाजीपुर में क्या अफीम फैक्ट्री है। आगे प्रदेश में आम की प्रमुख प्रजातियां चौसा, नीलम और दशहरी हैं। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में
नवाब आम के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब आम के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश में अमरूद की जो प्रजातियां कैरेला, धौलका, लखनऊ 49, सरदार उसी को कहते हैं, ललित सुरखा और इलाहाबादी सफ़ेदा है। केले की प्रजातियां चीनी चंपा, दूध सागर, अल्फान व अधेश्वर हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे है, प्रयागराज में प्रदेश का पहला केला पकाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ जिला अग्रणी है। ठीक है, जो आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़ है इसमें अग्रणी। आलू निर्यात जोन आगरा में है। बुंदेलखंड में हल्दी अदरक का उत्पादन होता है। महोबा में पान की खेती होती है। महोबा में 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। ठीक है, महोबा में 1981 में एक पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया था। प्रदेश में कुल 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं। कितने? 20 कृषि ये इसको याद रखिएगा, अगर ये आ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, तो वहाँ आपके 20। प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखेंगे हम पशुपालन। ठीक है, अब आपका आ गया पशुपालन। वर्ष 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश का सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, 2019 में 20वीं पशुधन गणना हुई थी। इसी गणना के अनुसार देश का जो सबसे ज़्यादा पशुधन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु, वो उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश प्रथम है पशुओं के मामले में। पशुधन गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या 33 मिलियन है। सोचिए, 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भैंसों की सर्वाधिक संख्या है 33 मिलियन। भरारी झांसी में पशुचारा बैंक स्थापित किया गया, यानी कि झांसी की भरारी में पशुचारा बैंक स्थापित किया गया। देखिए, अगर आ जाए, ये बहुत ही क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रीय पशुचारा बैंक कहाँ स्थापित किया गया, तो भरारी की झांसी में किया गया है। ठीक है, ये बहुत आता है, इसको याद रखिएगा। आगे, पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। सैफई, इटावा तथा बादलपुर में भी हैं। गौतम बुद्ध नगर में 2 नए पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं। 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। और पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले गए। कहाँ? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। और सैफई, इटावा तथा बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर में 2 नए पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और 1999 में उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए, अब आते हैं दुग्ध उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, 18% उत्पादित करता है देश का उत्तर प्रदेश दूध। ठीक है, वर्ष 1973 में ऑपरेशन फ्लड राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ, बलिया में शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1973 में। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1996-97 से दुग्ध विकास विभाग द्वारा महिला डेयरी योजना चलाई जा रही है। ठीक है, 1996-97 से दुग्ध विकास विभाग द्वारा, ठीक है, महिला डेयरी योजना भी चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे, अब देखते हैं कुछ पुरस्कार। ठीक है, गोकुल पुरस्कार योजना। इस पुरस्कार के माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा करने एवं दुधारू पशुओं को रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह राज्य के प्रत्येक जनपद में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले को दिया जाता है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई थी। नोट, ये बहुत ही एक नोट है कि उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के रख रखाव और गौशाला निर्माण के लिए रुपये 148 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं विभिन्न नीतियाँ कौन कौन सी थीं। चकबंदी कार्यक्रम योजना 1954 में शुरू की गई थी। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत नवंबर 2008 से हुई थी।
किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से प्रारंभ की गई थी। किसान भाई योजना 1992-93 में आरंभ की गई थी। किसान क्रेडिट योजना 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह द्वारा शुरू की गई थी। सोचिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे चकबंदी कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी, ये आपका आ सकता है, 1954 में शुरू किया गया था। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत 2008 से शुरू हुआ था। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से शुरू हुआ था। किसान भाई योजना 1992-93 में शुरू हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिंह द्वारा जो है तो शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जरूर याद रखिए। आगे कृषि नीति 2005, 29 दिसंबर 2005 को जो लागू हुआ था कृषि नीति, उसके बारे में बात करते हैं। यह नीति राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति के आधार पर घोषित की गई थी। इस नीति का लक्ष्य कृषि विकास दर को 4% करना था। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी का किसानों से समझौते के आधार पर खेती कराने का प्रावधान किया गया था। यानी कि ये नीति राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति के आधार पर घोषित किया गया था। इस नीति का लक्ष्य था कि कृषि विकास दर को 4% बढ़ाना था। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी किसानों समझौते के आधार पर क्या करना था, खेती कराने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे नई कृषि नीति के बारे में देख लेते हैं। 2013 में आई थी। इस नीति में कृषि के विकास हेतु अनेक उपायों पर बल देते हुए कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, नई कृषि नीति 2013 में कृषि क्षेत्र में 5.1% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, ये जरूर आप याद रखिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्या था, इसको देख लेते हैं। यह योजना वर्ष 1999-2000 में रबी के मौसम से प्रारंभ की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यह योजना वर्ष 1999-2000 में रबी के मौसम में प्रारंभ की गई थी। जो संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना थी वो वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे, अब आ गया आपका सैनिटरी मॉट योजना। इस योजना को भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ठीक है, ये अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा वर्ष 2001-2 में लागू की गई थी। ठीक है, जो लोग, इसका उद्देश्य था कि जो लोग मैला ढोने का काम करते हैं उनको रोकना था और बेरोजगार हुए लोगों को क्या रोजगार प्रदान करना था। चलिए आगे, अब है किसान सेवा रथ योजना। वर्ष 2010-11 से शुरू की गई थी। इसे जनपद मुख्यालय से दूर निवास करने वाले कृषकों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के लिए आरंभ किया गया था। ठीक है, इसे कब, किसान सेवा रथ कब शुरू की गई थी, वर्ष 2011 से शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए किसानों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी देने के एवज में। चलिए अब देखते हैं कृषि निर्यात जोन क्या होता है। आम और आलू निर्यात के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। आगरा आलू, लखनऊ आम, सहारनपुर आम। ठीक है, आगरा जो है तो आलू के लिए, लखनऊ आम के लिए, सहारनपुर आम के लिए, ये 3 निर्यात जोन बनाए गए हैं जो निर्यात किया जाएगा यहाँ से इनको। कृषि पार्क हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, खाद्य पार्क नोएडा। देखिए कृषि पार्क कहाँ है, हापुड़ में है आपका, लखनऊ में, वाराणसी और सहारनपुर में, इन 4 में। और खाद्य पार्क है आपका नोएडा में। ठीक है, खाद्य पार्क कहाँ है आपका, नोएडा में। ठीक है, चलिए ये जरूर याद रखिएगा। अन्य तथ्य देखते हैं, और अन्य तथ्य क्या हैं। अन्य तथ्य में देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र धान, मक्का, गेहूँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गेहूँ और गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। जो उत्तर प्रदेश है वो गेहूँ और गन्ना के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। और उत्तर प्रदेश का बाजरा, चीनी, सब्जी और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है इसका दूसरा स्थान किस किस में, बाजरा में है। ठीक है, चीनी में है, सब्जी में है, जौ के उत्पादन में है। ठीक है, दूसरा स्थान।
मूंग न्यूनतम अवधि में मूंग जो है न्यूनतम अवधि में पैदा होने वाली फसल है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का विक्रय अधिशेष अधिकतम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। गेहूं, गन्ना, आम, अमरूद, आंवला, दूध, पशुधन, आलू तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। राज्य में गजेटियल लिखने की शुरुआत 1957 में हुई थी। वर्ष 1954 से प्रदेश में चकबंदी योजना लागू है। राज्य में सीलिंग कानून के तहत एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम निर्धारित सीमा 18 एकड़ है। ठीक है, शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। ठीक है, देखिए जो राज्य में सीलिंग कानून आया था, इसके तहत एक व्यक्ति के नाम पर सिर्फ 18 एकड़ ही भूमि होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, चलिए सिंचाई के बारे में देख लेते हैं। सिंचाई उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में नलकूपों से 71.2% सिंचाई की जाती है, नहरों से लगभग 18.2% तथा तालाब, झील एवं कुएँ से लगभग 10.1%। ये क्वेश्चन देखिए बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है। दे देगा नलकूप, नहर, तालाब, कुएँ, झील, ये दे देगा तो आपको क्या लगाना, नलकूपों से 71.2% की जाती है। यह दे देगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है तो किससे की जाती है, नलकूप से, नहर से, तालाब, झील एवं कुएँ से, तो आपको लगाना नलकूप। ठीक है, चलिए आगे। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ। वर्ष 1840-54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था। चलिए आगे। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप निर्माण शुरू हुआ और निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए आगे प्रदेश की प्रमुख नहरें, इसके बारे में देख लेते हैं। आपकी पूर्वी यमुना नहर 1830 में स्थापित की गई थी। ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है। ये नहर फैज़ाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। ठीक है, ये राज्य की सबसे पुरानी नहर है, पूर्वी यमुना नहर 1830 में स्थापित की गई थी। ये नहर फैज़ाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई। ठीक है, चलिए आगे आपकी ऊपरी गंगा नहर, ये 1840-54 में स्थापित की थी। इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी किनारे से निकाला गया है। ठीक है, हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी किनारे से निकाला गया है। चलिए अगला, निचली गंगा नहर। ठीक है, ये 1878 में स्थापित की गई थी। यह नहर नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई। आपको पता होगा कि नरोरा परमाणु संयंत्र भी स्थापित किया गया है। यहीं पर क्या है, परमाणु संयंत्र, ठीक है, स्थापित किया गया है। ठीक है, चल बुलंदशहर में ये। चलिए अगला शारदा नहर 1920 या 28 में इसको स्थापित किया गया। तो यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई। ठीक है, पीलीभीत नामक स्थान से शारदा नदी से निकाली गई है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। ठीक है, यह नहर झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर बनाई गई है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर योजना। चलिए दोस्तों अगला है रिहंद घाटी परियोजना। सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर इस नहर का जो है तो इस नहर को निकाला गया वहाँ से। चलिए दोस्तों अगला, केन नहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये नहर
मध्य प्रदेश पन्ना से निकाली गई है, ठीक है। जो केन और बेतवा नदी में क्या लिंक की गई है, जोड़ी गई है, ठीक है। जिससे सिंचाई सुविधा है, पेयजल आदि चीज़ें इससे जो है क्या होंगी, इसे पूर्ति की जाएगी। चलिए दोस्तों अगला, बेतवा नहर। यह बेतवा नदी से झांसी के पारीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है, ठीक है। बेतवा नहर ये बेतवा नदी से झांसी की परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। चलिए अगला, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। यानी यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। हथनीकुंड बैराज बहुत आता है। यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में इस बैराज का निर्माण किया गया था, ठीक है। हाँ, तो ये जरूर याद रखिए आप लोग। आगे देखते हैं, 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ और 12 मई 1994 को यह समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बीच हुआ। अतः दिसंबर 1994 में एक नए हथनीकुंड बैराज की नींव रखी गई जो 1999 में पूर्ण हुआ और इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहते हैं, ठीक है। भाई क्या हुआ था कि 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। 12 मई 1994 को ये समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के बीच हुआ। अतः दिसंबर 1894 में नए हथनीकुंड बैराज की नींव रखी गई जो 1999 में पूर्ण हुआ। इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा जरूर, आता बहुत है। अब है आपका बाणसागर बांध। इस बांध के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार को मिलने वाले लाभ का अनुपात 1:2:1 है। ये मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है, ठीक है। कहाँ पर? सोन नदी में निर्मित है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बाणसागर बांध। चलिए दोस्तों अगला है गोकुल बैराज परियोजना। ये क्या है? आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया था। किसका? हमारा आगरा और मथुरा पेयजल समस्या के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया था, गोकुल बैराज योजना। लवकुश बैराज, कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण किया गया था, लवकुश बैराज का, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला, अब है आपका आगरा बैराज। क्या है? आगरा बैराज। आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु इसका निर्माण किया गया था। अब है आपका गंगा जल परियोजना। गंगा जल परियोजना पेयजल के लिए दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप बिहार में निर्माण हुआ है इसका, और नोएडा और गाजियाबाद को इसका लाभ मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला, अगले में देखते हैं कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं इसके। और उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असिंचित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग क्या असिंचित है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला हमीरपुर है। और प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फूले अमरोहा जिले में है, ठीक है। जो अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला जो है ना, वो हमीरपुर जिला बुंदेलखंड का। और प्रदेश में नहर की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फूले अमरोहा जिले में है, ठीक है। और हमीरपुर के पास ही देखो यमुना नदी से बेतवा नदी मिलती है, ठीक है। ऐसे करके बेतवा आती है, यहाँ से यमुना आती है, तो ऐसे करके मिल जाती है हमीरपुर में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब कुछ झीलें देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। फुल्लर झील है आपकी कहाँ? पीलीभीत गोमती नदी से जो है तो इसका उद्गम होता है, ठीक है। फुल्लर झील का पीलीभीत जिले की फुल्लर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। ये कहाँ है आपका? पीलीभीत जिले में। बखीरा झील कहाँ है आपका? संत कबीर नगर में। कठौला झील कहाँ है आपका? लखनऊ में। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक है। औंधी ताल कहाँ? वाराणसी में। लौंधी ताल कहाँ है? सुल्तानपुर में। देखिए लौंधी ताल और एक होता है औंधी ताल, एक है लौंधी ताल। औंधी ताल है वाराणसी और लौंधी ताल है सुल्तानपुर। देवरिया ताल है आपका कन्नौज,
ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ पर है आपका, कन्नौज में। और रामगढ़ ताल कहाँ पर है आपका, गोरखपुर है। और बाड़ा ताल गोखुर कहाँ है, शाहजहाँपुर में। बेती नैया झील कहाँ है, प्रतापगढ़ में। और जरगो जलाशय कहाँ है आपका, मिर्ज़ापुर में। तो ये सारी झीलें हैं, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं और कुछ। आगे है आपका कुंद्रा समुंदर, उन्नाव। ये कहाँ है आपका, उन्नाव में। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। अलवारा झील कौशाम्बी में। भोजपुर सुल्तानपुर में। ठीक है, राज का बांध सुल्तानपुर में। दरवान झील अयोध्या में। बल्हापरा झील कानपुर में। बरुआ सागर झील कहाँ है आपका, झांसी में। मदन सागर कहाँ है आपका, महोबा में। दहर झील कहाँ है, हरदोई में। ठीक है, मानसी गंगा कहाँ है आपका, गोवर्धन मथुरा में। ठीक है, ये आपकी जो है झीलें हो गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो कैच एकेडमी है, ठीक है, जो हमारी क्या है, जो हमारी कैच एकेडमी है, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे एक उम्मीद होगी कि ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों कल हम फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।